हेलो बच्चों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा हिस्ट्री का तीसरा क्लास है। हमारा जो पहला क्लास था वो यूरोपीय कंपनी एवं उसके आगमन पे था। जो दूसरा क्लास था इसके एमसीक्यू में। आज तीसरा क्लास है जो कि बंगाल और अंग्रेज़ से संबंधित है। जो हमारा इसके बाद का लेक्चर आएगा वो इसी बंगाल और अंग्रेज़ के एमसीक्यू से होने वाला है। तो हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे दूँ मैं आपको कि जो हमारा पहला लेक्चर था ना उससे एक क्वेश्चन, और आज जो दूसरा लेक्चर है बेसिकली तीसरा है, बट दूसरा ही यदि लेक्चर है क्योंकि चैप्टर तो 2 ही है ना। दूसरा चैप्टर में जो हमारा 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। टोटल ओवरऑल जो है हिस्ट्री से हमारा 12 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से 12 का 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्योंकि जो बिहार एनएमएस है वो अभी सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछ रहा है। तो ये 12 का 12 क्वेश्चन इसी वीडियो से, मतलब इस वीडियो से नहीं बट इसी कोर्स से जो आपको मिल जाएगा। तो जो आज का चैप्टर है आइए शुरू करें, ताकि कोशिश करेंगे हम कि आज जो है कम से कम बंगाल को पूरा कर लें। तो बंगाल बेसिकली एक प्रांत था। बंगाल एक क्या था? प्रांत था, जो किसके अधीन था? तो मुग़ल के अधीन था। मुग़ल के अधीन एक प्रांत था। मुग़ल जो है अपने से नीचे बंगाल में एक सूबेदार रखते थे। उस सूबेदार के नीचे एक और पद था जिसका नाम था दीवान। तो बंगाल में यही 2 पद हुआ करते थे। तो जो बंगाल के अंतिम सूबेदार थे ना वो थे मुर्शिद कुली खां, यानी सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा, ये मुर्शिद कुली खां का ही पुराना नाम था। वो एक हिंदू ही थे, ठीक है। बट 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब जो है इसका धर्म परिवर्तन करवा करके इनको बंगाल का सूबेदार बना देते हैं। बंगाल का सूबेदार बना देते हैं। तो इस तरह बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है सूर्य नारायण मिश्रा थे। क्यों अंतिम थे? क्योंकि 1717 ईस्वी में एक मुग़ल शासक थे जिनका नाम था फर्रुखसियर इनको बंगाल का नवाब बना देते हैं। और उसके बाद जो है उससे पहले जो है बंगाल में नवाब का पद नहीं था। तो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब कौन बन जाते हैं? तो सूर्य नारायण मिश्रा या फिर मुर्शिद कुली खां। तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है, पूछता भी नहीं है, बट चूँकि आगे समझ में आया इसलिए मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सूर्य नारायण मिश्रा इसके जो अगले दामाद थे ना, इसके वही दामाद जो है इसके बंगाल के अगले नवाब बन जाते हैं, जिनका नाम था सुजाउद्दीन। ये अगले नवाब बन जाते हैं। और 1733 ईस्वी में बंगाल के अधीन आ जाता है एक और नया प्रांत जिसका नाम था बिहार। कब आता है? 1733 ईस्वी में। तो 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन के समय में जो है बंगाल का कार्यभार भी बिहार का कार्यभार भी बंगाल के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो है उसी के पुत्र थे, सुजाउद्दीन के पुत्र थे सरफराज खां, ये नवाब बन जाते हैं। कौन? तो सरफराज खां। और इसी के समय में 1740 ईस्वी में जो बिहार था, बिहार के जो पहले सूबेदार थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां, वो जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं। और एक युद्ध होता है दोनों के बीच जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो एक और थे हमारे सरफराज खां, दूसरे और थे अलीवर्दी खां। इन दोनों के बीच होता है जिसमें अलीवर्दी खां विजय होते हैं और सरफराज खां हार जाता है। इस तरह बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खां बन जाता है। तो अलीवर्दी खां से कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसके 2 नाती थे अलीवर्दी खां के, जिसमें से एक था सरफराज खां और एक था शौकत जंग। तो जो अलीवर्दी खां थे, जब ये
जिंदा थे तभी ये जो है अपना अगला नवाब जो है बंगाल का अगला नवाब घोषित कर देते हैं सरफराज खां को, जबकि शौकत जंग भी उन्हीं का पुत्र नाती था, बेटा नहीं था, इसका कोई भी पुत्र नहीं था, इसके नाती थे। इनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटी में से एक बेटी के पुत्र का नाम सरफराज खां, दूसरी बेटी के पुत्र का नाम शौकत जंग और तीसरी बेटी का नाम घसीटी बेगम था। तो घसीटी बेगम को कोई पुत्र था नहीं, तो इसलिए वो जायदाद के लिए नहीं लड़ती है, बट ये दोनों लड़ते हैं। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं मणिहारी का युद्ध। मणिहारी का युद्ध, ठीक है। तो मणिहारी का युद्ध हुआ जिसमें शौकत जंग हार गया और सरफराज खां जीत गया। और इस तरह जो है बंगाल का अगला नवाब सरफराज खां, सॉरी सरफराज खां कहाँ आ जाएगा यार, मिस हो गया, सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला। इस तरह बंगाल का अगला नवाब जो है सिराजुद्दौला बन जाता है। तो बंगाल का अगला नवाब बन गया सिराजुद्दौला। ये कब बना? तो 1756 ईस्वी में। तो 1756 ईस्वी में जब ये नवाब बना ना, तो उसी टाइम ना इसके बंगाल के अंदर एक बाज़ार था जिसका नाम था कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार। तो कासिम बाज़ार में ना अंग्रेज़ों ने किलेबंदी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने किलाबंदी कर दी। किलाबंदी मतलब अपने अपने जो फैक्ट्री थे उसके चारों ओर किला बनाना शुरू कर दिया और सैनिक रखना प्रारंभ कर दिया। तो जब इसकी खबर सिराजुद्दौला को चलती है, तो सिराजुद्दौला जो है इस पर आक्रमण करता है 1756 में। कहाँ पर? तो कासिम बाज़ार पर। कासिम बाज़ार पर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को जो है मार दिया और भगा दिया वहाँ से। तो और उसी में से जो है 146 बंदियों को, यानी जो 146 इसके अंग्रेज़ थे, इन अंग्रेज़ों को जो है एक कोठरी में बंद कर देता है, कोठरी में बंद कर देता है। और अगले दिन जब उस कोठरी का दरवाज़ा खुलता है ना, तो मात्र और मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। 23 लोग जीवित बचे, बाकी सारे मारे गए। इसी घटना को जो है ना एक व्यक्ति थे हॉलवेल, इन्होंने ब्लैक होल कांड कहा। ब्लैक होल कांड कहा, ठीक है, ये याद रखिएगा। काली कोठरी का कांड या फिर ब्लैक होल कांड कब हुआ था? 1756 में। किसने उजागर किया था? ब्लैक होल ने, ठीक है। इसी के समय जो है फिर 1756 में जब युद्ध किया, तो उस टाइम अंग्रेज़ का जो नेतृत्व कर रहे थे ना, मतलब जो उनके अंग्रेज़ के गवर्नर थे वो थे क्लाइव। तो क्लाइव सिराजुद्दौला के मिलने आते हैं और एक संधि कर लेते हैं, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि करते हैं। ये संधि क्या था? ये बेसिकली ये संधि था कि हम जो है अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और हमें जो है वापस से व्यापार करने दीजिए, हमें दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। जब अलीनगर की संधि में क्लाइव आते हैं ना, तो क्लाइव को एक भविष्यवाणी, मतलब एक भविष्य का एक कह लीजिए आप रास्ता दिख जाता है। कैसा रास्ता? वो देखते हैं कि जो सिराजुद्दौला का जो दरबार है, तो दरबार में एकता नहीं है, एकता की सख्त कमी है, ठीक है। तो उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मीर जाफ़र। ये कौन थे? ये सेनापति थे। किसके? तो बंगाल के सेनापति थे, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो है ना, ये देखते हैं कि मीर जाफ़र जो है इनसे संतुष्ट नहीं है, तो क्यों ना इसको अपने में मिला लिया जाए। और उसके बाद क्या होता है तो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हो जाता है पलासी का युद्ध। कब? तो 1757 में, या यूँ कहें कि 23 जून, याद रखिएगा डेट सही पूछता है ये, यहाँ से आपकी क्लास का पूछना स्टार्ट होता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी ये दिन था एक युद्ध का। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। सबको पता है? चलिए, पलासी का युद्ध। तो जो क्लाइव था ना, तो इसमें 2 पक्ष थे। एक पक्ष बंगाल था युद्ध में शामिल होने वाला, और एक अंग्रेज था। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है। तो जो अंग्रेज़ था ना, अंग्रेज़ का नेतृत्व किया था क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बंगाल का नेतृत्व कर रहा था शुजाउद्दौला।
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसमें क्या हुआ ना कि सिराजुद्दौला तो सोच रहा था कि हम पहले साल इसको हराएं, तुरंत हरा देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। बट वो इस बात से बेखबर था कि जो उसका सेनापति था और उसके साथ साथ और कई लोग जो हैं, सेनापति कौन था तो मीर जाफ़र, उसके साथ साथ और कई लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में आ गए हैं। तो सिराजुद्दौला को उसी टाइम मैदान छोड़ करके भागना पड़ा और बंगाल से हाथ धोना पड़ गया। तो अब बंगाल किसके अंतर्गत आ जाता है तो अंग्रेज़ों के अंतर्गत। क्या इन्होंने शासन को अपना लिया? नहीं, इन्होंने क्लाइव ने यानी अंग्रेज़ों ने सेना को मतलब से जो बंगाल था उसका कारभार सौंप दिया किसके पास? मीर जाफ़र के पास। और इस तरह बंगाल का अगला नवाब कौन बन जाता है? अगला नवाब बन जाता है मीर जाफ़र। ठीक है, ये देखते हैं मीर जाफ़र को। तो 1757 ईस्वी में ये अगला बंगाल का नवाब बनता है। नवाब बनने के बाद ना इससे बहुत मतलब इसका शोषण किया गया। शोषण कैसे किया गया? तो शोषण बोल सकते हैं क्या आप? तो देखते हैं कि बंगाल का जब वो नवाब बनता है तो बार बार जो है अंग्रेज इससे आकर के क्या मांगते हैं तो तोहफ़ा, कि हमने तुमको राजा बनाया है, बदले में क्या दोगे? ये भी बेचारा सोचता था बात तो सही है, हम कहाँ एक सेनापति थे, हमको इन्होंने बना दिया नवाब, तो इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्हें बार बार जो है उपहार देते थे। ये उपहार का लत इनको इतना ज़्यादा ख़राब लग गया अंग्रेज़ों को कि ये बार बार किसी को भेजते तोहफ़ा मंगवाते, जो कि मीर जाफ़र के बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तो इसने फिर विद्रोह कर दिया। तो क्या था तो इसने जब विद्रोह किया तो इसी का जो दामाद था मीर कासिम, याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। जो पहला नवाब बना था वो था मीर जाफ़र, इसके बाद जो बना वो इसका दामाद था मीर कासिम। कब बन गया तो 1760 ईस्वी में। 1760 में। ये कब बना था तो 1757 में। कब तक रहा? 1760 तक। 60 में इसको हटा करके किसको ला दिया? मीर कासिम को। तो अगला नवाब बन गया मीर कासिम। ठीक है, तो जब मीर कासिम शासक बना तो ये भी तो अंग्रेज़ों को कुछ देते ना, अंग्रेज़ों को उपहार तो देते ना। तो इन्होंने क्या दिया तो बंगाल में मुफ्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड। तो इसने जैसे ही नवाब बना सबसे पहले इसने क्या किया? फ्री ट्रेड की घोषणा कर दी। मतलब बंगाल को सॉरी बंगाल में मुफ्त व्यापार तो दिया, लेकिन किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए, जिसको दस्तक कहते थे। क्या कहते थे? दस्तक। मतलब भैया आपको एक लिफाफा मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि हम अंग्रेज़ हैं और हमको जो है राजा के द्वारा मुफ्त व्यापार की सुविधा दी गई है। तो जब भी आपको व्यापार करना हो, जो सेनापति होंगे या जो भी होंगे उनको ये दिखाइएगा, उससे आप पे टैक्स जो भी व्यापारिक कर होगा, व्यापारिक कर, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। बट जो अंग्रेज़ थे वो इसका दुरुपयोग करने लगे। कैसे? तो मान के चलो कोई कंपनी है इनाम का, वो व्यापार करने आना चाहती है तो उसको टैक्स तो लगेगा ना। ये मान के चलते हैं ये टैक्स 5 लाख का है, ठीक है। तो ये टैक्स कोई भी व्यापार करती तो 5 लाख का टैक्स लगता। तो अंग्रेज आते इसके पास और कहते इसको कि आपको व्यापारिक टैक्स से बचना है, आप मुझे 2 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मैं आपको टैक्स से बचा दूंगा। तो कहाँ इसको 5 लाख देना पड़ता, लेकिन अब इसको 2 लाख देना पड़ेगा। ये तो मान जाएगी ना, लेकिन इसका घाटा किसको लगेगा? मीर जाफ़र को, सॉरी मीर कासिम को। तो इसी को कहते हैं दस्तक का दुरुपयोग करना। तो जब अंग्रेज़ों ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो इसने बंगाल में फ्री ट्रेड कर दी। फ्री ट्रेड मतलब जब टैक्स जो है किसी को नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देगा, बिना टैक्स का व्यापार करो। मुझे यदि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं किसी और को भी फ़ायदा नहीं होने दूंगा। तो जिस कारण से जो है मुर्शिद को लिखा मतलब अंग्रेज़ जो है मीर कासिम से नफ़रत करने लगे। तो भैया अब मीर कासिम को तो पता चल गया कि अंग्रेज़ जो है मुझसे नफ़रत करते हैं। तो इसने ना जो इसका राजधानी था
ये पूछता है, याद रखिएगा। तो इसकी राजधानी थी, तो मुर्शिद कुली खां के समय में कौन था? मुर्शिदाबाद का था ना, मुर्शिदाबाद। इसने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है कहाँ कर ली? हमारे बिहार में ही। सोचो कहाँ? मुंगेर। कहाँ लेके चला गया? तो मुंगेर लेके चला गया। और मुंगेर में जो है एक कंपनी था डच कंपनी की मदद से गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया, ताकि अंग्रेज़ों से हम क्या कर सकें? मुकाबला कर सकें। ठीक है। तो भैया मुर्शिद कुली खां को, सॉरी मतलब जब ये बात किसको पता चल गया? ये बात जब पता चल गया अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज इससे विरोध में आ गए। तो विरोध में आए तो क्या किया? 1763 ईस्वी में, 1763 में ना इसने मीर कासिम को हटा दिया। मीर कासिम को हटा करके और फिर से इनके ससुर जी मीर जाफ़र को राजा बना दिया। बोला इससे तो अच्छा मीर जाफ़र था, कम से कम हमारा विरोध तो नहीं कर रहा था ना, थोड़ा बहुत कर रहा था बट उतना ज़्यादा नहीं कर रहा था। तो 1763 ईस्वी में पुनः किसको ला दिया? मीर जाफ़र को। एक बार देख लेते हैं। 1757 से लेकर के 1760 तक किसको रखता है? तो मीर जाफ़र को रखता है। फिर 1760 में किसको ले आया? मीर कासिम को। कब तक रखा? 1763 तक। 1760 से 1763 तक कौन रहा? मीर कासिम। तो भैया मीर कासिम को गुस्सा भर गया, हमको क्यों हटाया? तो इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के फलस्वरूप एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तो 1700 अगले साल 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764। आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। यहाँ 17 होगा, सॉरी 1764। ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो दो तरफ थे भैया, एक तरफ तो बंगाल था और दूसरी तरफ अंग्रेज। जो अंग्रेज था ना, इस समय अंग्रेज का नेतृत्व क्लाइव नहीं करके कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो, इन्होंने जो है अंग्रेज का नेतृत्व किया। और बंगाल में कौन थे? तो क्या बंगाल अकेला था? नहीं। तो क्या बंगाल के नवाब सिर्फ युद्ध कर रहे थे? नहीं। बंगाल के नवाब तो उस टाइम कौन थे? मीर जाफ़र थे। याद है ना? 1763 से किसको बना दिया? मीर जाफ़र को। तो क्या इन्होंने युद्ध किया था? नहीं, बल्कि कौन कर रहे थे बंगाल से? मीर कासिम कर रहे थे। क्या वो बंगाल के नवाब थे? नहीं, वर्तमान में वो बंगाल के नवाब नहीं थे, मीर कासिम। तो याद रखिएगा, पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो लड़े तो मीर कासिम थे, पर बंगाल नवाब कौन थे? मीर जाफ़र। और कौन थे क्या? तो और थे अवध के नवाब भी इसमें भाग लेते हैं। अवध के नवाब जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। और कोई लेते हैं क्या? हाँ, इसमें मुग़ल के बादशाह भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनका नाम कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो इस समय मीर कासिम, अवध के शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ, और वर्सेस में कौन थे? अंग्रेज अकेले। क्या ये तीनों जीत गए? नहीं भैया, फिर भी इनको मात मिल गई और अंग्रेज जीत गए। उसमें अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। तो युद्ध हुआ। अब युद्ध के बाद क्या होगा? संधि होगा। मीर कासिम तो वहाँ से भाग जाते हैं, बच जाते हैं कौन? अवध के शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन दोनों से होती है एक संधि, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो आइए देखते हैं इलाहाबाद की संधि को। हाँ, इलाहाबाद की संधि जो है कब होती है? तो 1765 ईस्वी में, यानी उसके अगले साल, उसके अगले साल। हाँ, ये जो इलाहाबाद की संधि होती है 2 चरणों में होती है। चरण 1 जो कि 12 अगस्त को होती है, 12 अगस्त 1765 को। और जो चरण 2 होता है वो 16 अगस्त 1765 को होता है। क्यों भैया? तो 2 व्यक्ति थे ना, एक व्यक्ति कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और एक व्यक्ति कौन थे? अवध के शुजा-उद-दौला।
दोनों से अलग अलग संधि होती है। इम्पोर्टेंट है क्या? तो बस ये इम्पोर्टेंट है। सालम दुध से इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज़ों ने सालम द्वितीय से जो है क्या किया, बिहार, बंगाल और अवध, बिहार बंगाल और उड़ीसा, बिहार बंगाल और उड़ीसा शायद इसकी जो है दीवानी प्राप्त कर ली। ये पूछता है कि अंग्रेज़ों को सबसे पहले दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो अंग्रेज़ों को सबसे पहले दीवानी मामला कब प्राप्त हुआ था? 1765 में। किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ये याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। इसकी क्या संधि हुई? तो इससे वही जुर्माना लिया गया, जो युद्ध हुआ उसका जुर्माना आप ही दीजिएगा। ठीक है, यही सब संधि हुआ था और कुछ क्षेत्र भी ले लिया था। अवध का करा और कोई क्षेत्र था जो इनसे ले लिया गया था। फिर इस संधि के बाद जो है ना, एक और परिवर्तन होता है बंगाल में। क्या होता है? तो बंगाल में जो है ना, सबसे पहले तो जो मीर जाफ़र था, जाफ़र को हटा के दिया जाता है और एक नया नवाब बनाया जाता है जिसका नाम था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला ये बेसिकली एक छोटा बालक था। इसी को जो है बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है और बंगाल में एक नई व्यवस्था शुरू की जाती है जिसे कहा जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन ये क्या था? जो बंगाल था ना, अंग्रेज जो है ना अभी भी बंगाल को स्वतंत्र रूप से शासन नहीं संभालना चाहते थे। क्यों नहीं संभालना चाहते थे? क्योंकि भैया वो एक व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी वो? व्यापारिक कंपनी, जो कि अपने देश से व्यापार की अनुमति लेकर के आई है। किसकी अनुमति मांगी है? तो व्यापार की अनुमति। अब अचानक यदि वो भारत में आकर के यहाँ का राजपाट संभालने लगे तो क्या अंग्रेज़ों को, जो उनके राजा या रानी जो भी होते थे, उनके गुस्से का सामना तो करना पड़ेगा ना। और साथ ही साथ क्या पता ये बंगाल का इधर नवाब बने तो इनका व्यापार जो है वो ठप हो जाए, व्यापार ठप हो जाए। और यदि यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया तो क्या इनके पास इतना अधिक सैनिक था कि ये एक एक व्यक्ति को जो है रोक सके विद्रोह करने से? नहीं। तो ये इन सब रिस्कों से बचना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने एक अलग ही नीति अपनाई। क्या ये नीति अपनाई? कि जो बंगाल का शासन है ना, उसको दो भागों में बांट दिया, एक दीवानी मामला और एक फौजदारी मामला। ये क्या होता है? कि मतलब जितना भी पैसा वाला काम आएगा उसको दीवानी मामला बोलेंगे, यानी राजस्व वसूलना, पैसा से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सब राजस्व में आएंगे। और जितने भी इसके अलावा बच गया, यानी नवाब वाला काम मतलब राजगद्दी संभालना, दरबार संभालना, न्याय करना वगैरह वगैरह जो भी होंगे, ये सारे किसमें? फौजदारी मामले में। जो दीवानी मामला था ये किससे संबंधित था? पैसा से। ये तो कंपनी थी ना, तो कंपनी को मतलब किससे था? पैसा से। तो कंपनी जो है दीवानी मामला अपने पास रख लेती है, और जबकि फौजदारी मामले के लिए एक राजा, एक सूबेदार पद नियुक्त कर देती है। ये दीवानी मामला में क्या सब आता था देखते हैं बहुत अच्छे से। बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में जो द्वैध शासन था ये दो भागों में था। एक था दीवानी मामला और एक था फौजदारी मामला। जो दीवानी मामला था ये अंग्रेज संभालते थे। पहले तो आपको पता ना, जो बंगाल था उस टाइम उसमें 3 राज्य थे, एक बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा। ठीक है। जो फौजदारी मामला था वो तो राजा संभालता। कौन संभालता? तो राजा। तो राजा कौन था? नजमुद्दौला। दीवानी मामला, ये फौजदारी मामला। दीवानी मामला था तो इसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था और बंगाल भी था।
तो तीनों जगह से इनको टैक्स वसूलना था ना, बेसिकली दीवानी मामला में ये पैसा संबंधित थे, तो टैक्स ही वसूलना होता था। टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने एक नया पद बनाया जिसको नायब पद कहा गया। क्या कहा गया? नायब। तो 3 नायब बने। कौन कौन? एक थे सीताब राय। सीताब राय कहाँ के? तो बिहार के। कौन? सीताब राय। एक राय दुर्लभ जो उड़ीसा के बनते हैं, और एक रजा खां जो बंगाल के बनते हैं। ठीक है, ये पद हालांकि अभी तक नहीं पूछा है, पूछेगा भी नहीं, बट याद रखिएगा। ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट कब हुआ था, ये याद रखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था 1765 में। कौन सी संधि के? तो इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, ये नहीं बताया था ना। तो जो अंग्रेज का नेतृत्व था, यदि बोलेंगे बक्सर में 1764 में बक्सर के युद्ध में किसने किया था, तो मुनरो। बट संधि किसने की थी? संधि की थी क्लाइव ने। ठीक है, याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध लड़ा था मुनरो ने, परंतु बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो किसने की थी? क्लाइव ने। तो जो द्वैत शासन था वो किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो क्लाइव के। ठीक है, तो बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट कौन करता है? क्लाइव। परंतु भैया ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। एक डेट आया 1772। 1772 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल के नवाब बनते हैं, नवाब बोल रहा हूँ, ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं, और इन्होंने जो है बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को समाप्त कर दिया कब? तो 1772 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह हमारा बंगाल कवर हो गया।